Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In previous classes we have learned about Bell's palsy and definition of Bell's palsy, types of Bell's palsy and etiological factor of Bell's palsy. So today we will learn about clinical features of Bell's palsy. ऐसे कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जो बेल्स पाल्सी वाले मरीजों में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो हमें बेल्स पाल्सी वाले मरीज में देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन, फ्लैसिड फेशियल मसल्स ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ मोटर ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व। जो फ्लैसिड फेशियल नर्व्स हैं वो क्या, जो फेशियल मसल्स होंगी वो लूज हो जाएंगी एकदम, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। फ्लैसिड फेशियल मसल्स मतलब क्या होगा, सिंपल वर्ड में कि उनके जो जिस साइड अफेक्टेड होगा, पैरालिसिस होगा, उस तरफ की जो मसल्स है एकदम लूज हो जाएंगे, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड फ्लैसिड फेशियल मसल्स। इनएबिलिटी टू राइज द आईब्रो, स्माइल, क्लोज द आई वॉल। ऐसे मरीज में जो बेल्स पाल्सी के हैं वो अपनी आँख की जो आईलिड्स है इसको उठा नहीं पाएंगे, स्माइल करेंगे तो फेस ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, लटक जाएगा एक तरफ, जिस साइड में प्रॉब्लम होगी वो एकदम टेढ़ा फेस हो जाएगा, और आईलिड को उठा नहीं पाएंगे, स्माइल करेंगे तो फेस टेढ़ा हो जाएगा। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं बेल्स पाल्सी में। नेक्स्ट वन, यूनिलैटरल लॉस ऑफ टेस्ट। जिस तरफ प्रॉब्लम होगी, अफेक्टेड होगा, उस तरफ उनका जो टेस्ट है किसी भी चीज़, खाने पीने वाली चीज़ों का, वो टेस्ट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ड्रूपिंग ऑफ माउथ विद ड्रूलिंग सलाइवा। ड्रूपिंग ऑफ माउथ मतलब एक तरफ का जो मुंह है वो लटक जाएगा। ड्रूपिंग मतलब होगा कि वो ड्रॉप हो जाना, उसमें कोई पावर ना होना, वो मसल्स एकदम लूज होगा। तो ड्रूपिंग ऑफ माउथ, एक साइड माउथ जो है ड्रॉप हो जाएगा। और ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा मतलब सलाइवा निकलता रहेगा, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो। नेक्स्ट वन, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग। जब भी वो कुछ खाएगा या खाने की कोशिश करेगा तो उसको निगलने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फेशियल पैरालिसिस की वजह से। डिस्फेजिया, दोनों के वर्ड जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है बट स्पेलिंग अलग अलग है। तो डिस्फेजिया, इसमें क्या है, लास्ट में GIA है, इसमें SIA है। तो इस डिस्फेजिया का मतलब होगा इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच। वो बोलने में जो है सक्षम नहीं होगा, अगर बोलेगा भी तो स्लर्ड स्पीच होगी, मतलब उसका जो क्लियर आवाज़ नहीं होगा कोई भी वर्ड का। नेक्स्ट नंबर, अफेक्टेड आई हैज अनकंट्रोल्ड टीयरिंग, सॉरी, अफेक्टेड आई हैज कंस्टेंट टीयरिंग। मतलब जो अफेक्टेड जिस पार्ट, लेफ्ट हो या राइट, जिस तरफ अफेक्टेड होगा, प्रॉब्लम होगी, उधर जो कंस्टेंट एकदम कंटिन्यूस टीयरिंग होती रहेगी, आंसू आते रहेंगे। नेक्स्ट वन, टोसिस। टोसिस मतलब ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड्स एंड इनएबिलिटी टू एलिवेट। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स मतलब क्या होगा, टोसिस मतलब क्या होगा कि जो आईलिड है, ऊपर वाली पलक है, वो उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, तो उसमें वो ऐसे लटकी हुई नज़र आएगी। एक नॉर्मल होगा जिसे आप उठा सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं, लेकिन जिसमें प्रॉब्लम होगा उसमें क्या होगा, वो लटका हुआ होगा जिस पे कोई स्ट्रेंथ नहीं होगा, और उसको वो उठा भी नहीं पाएगा, एलिवेट भी नहीं कर पाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड टोसिस। वो कम्प्लीटली क्लोज भी नहीं होगा और ना वो ऊपर कर पाएगा। नेक्स्ट नंबर, ज़ीरोथैल्मिया। ज़ीरोथैल्मिया मतलब होता है ड्राइनेस ऑफ आई। कंस्टेंट टीयरिंग होने की वजह से, ज़्यादा आंसू और टीयरिंग होने की वजह से ड्राइनेस ऑफ आई, आई क्या होगी, एकदम सूख जाएगी, ज़्यादा टीयरिंग होने की वजह से, आंसू ज़्यादा निकलने की वजह से अफेक्टेड साइड वाले में। तो ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बेल्स पाल्सी में देखने को मिलता है। तो ड्राइनेस ऑफ आई। नेक्स्ट वन, हेडेक एंड डिजीनेस, चक्कर भी आएगा, उसको सर भी दर्द होगा। नेक्स्ट नंबर, इपीफोरा। इपीफोरा मतलब ओवर फ्लो ऑफ टीयर। हमने अभी बताया ना, ज़ीरोथैल्मिया में ज़्यादा जो क्या होगा, ज़्यादा टीयरिंग की वजह से ड्राइनेस ऑफ आई हो जाएगा, जिसको ज़ीरोथैल्मिया बोलते हैं। और ज़्यादा आंसू अगर आ रहे हैं, टीयरिंग ज़्यादा हो रही है, तो इपीफोरा उसको बोलते हैं। इपीफोरा मतलब ओवरफ्लो ऑफ टीयर। नेक्स्ट वन, कॉर्नियल अल्सर। अब कॉर्नियल अल्सर कैसे हो जाएगा, ज़्यादा टीयरिंग होने की वजह से ड्राइनेस हो जाएगी आँख में, और ड्राइनेस होने के बाद उसमें अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसमें कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। लोगोथैलमस। लोगोथैलमस मतलब इनएबिलिटी टू कंप्लीट आईलिड। लोगोथैलमस मतलब क्या होगा, वो कम्प्लीटली आईलिड को क्लोज नहीं कर पाए, जैसे हम लोग नॉर्मल ऐसे पूरा बंद कर लिए,
लेकिन वो क्या होगा, हाफ ऐसे बंद, ऐसे बंद करेगा, मतलब उसको कंप्लीट क्लोज नहीं कर पाएगा, वो प्रॉब्लम होगी, उसको नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन ड्राइनेस ऑफ माउथ, उसका माउथ ज़्यादा क्या होगा, ड्राई होगा। नेक्स्ट वन इंक्रीज सेंसिटिविटी टू साउंड इन द अफेक्टेड साइड, उसमें क्या होगी, साउंड से उसको प्रॉब्लम होगी, वो उसको सेंसिटिविटी उसकी जो है वो इंक्रीज होगी साउंड को लेके। अफेक्टेड साइड मतलब वो साउंड को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, जिस साइड जो है प्रॉब्लम होगी उसको। तो ये है, दीज आर दी क्लिनिकल फीचर्स ऑफ बेल्स पाल्सी। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बेल्स पाल्सी। Now we will discuss about pathophysiology of Bell's palsy. देखते हैं, ड्यू टू etiological factor जो थे उनकी वजह से हमारे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ड्यू टू etiological factor इन्फ्लामेशन ऑफ द फेशियल नर्व। अब इन्फ्लामेशन कैसे होगा, क्योंकि बेल्स पाल्सी में वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी जो है बेल्स पाल्सी होने के etiology है, हमने पढ़ा है etiology में। तो ड्यू टू etiological फैक्टर इन्फ्लामेशन ऑफ फेशियल नर्व जब इन्फ्लेम होगी या इन्फेक्शन होगा उसमें, तो इन्फेक्शन की वजह से वहाँ इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेम्ड यानी स्वेलिंग हो गया और उनसे इन्फेक्शन हो गया नर्व में, तो इन्फ्लेम्ड एडिमेटस फेशियल नर्व बिकम कंप्रेस। जब फेशियल नर्व इन्फ्लामेटेड हो जाएगी, उसके बाद एडिमेटस, उसमें एडिमा या स्वेलिंग आ जाएगी, तो वो क्या होगी, कंप्रेस होगी। जब वो कंप्रेस होगी फेशियल नर्व, तो वो क्या करेगी, ब्लड सप्लाई कम भी जो है इंटरप्ट होगी, ब्लड सप्लाई भी अक्लूटेड होगी, या तो अक्लूटेड या इंटरप्शन, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई कम होगा तो प्रोड्यूसिंग इस्कीमिया, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से इस्कीमिया होगा उस पार्ट में, पार्टिकुलर पार्ट में। नेक्स्ट वन इस्कीमिया जब होगा, जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया के बाद क्या होगा, नेक्रोसिस होगी, नेक्रोसिस ऑफ फेशियल नर्व, मतलब जो फेशियल नर्व है वो उसमें नेक्रोटाइज होने लगेंगे, उसकी जो नर्व है वो नेक्रोटाइज होंगी। नेक्स्ट नंबर, उसके बाद क्या होगा, पैरालिसिस फेशियल मसल्स, जब वो नेक्रोटाइज होंगे, डेड हो जाएंगी नर्व्स, तो पैरालिसिस हो जाएगा फेशियल का, फेशियल मसल्स की पैरालिसिस हो जाएगी, उस नर्व की जो है पैरालिसिस हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड बेल्स पाल्सी और फेशियल पैरालिसिस। इसी को फेशियल पैरालिसिस भी बोलते हैं और बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी और फेशियल पैरालिसिस में डिफरेंस क्या है, फेशियल पैरालिसिस में कंप्लीट मसल्स में जो है पैरालिसिस होती है, बेल्स पाल्सी में क्या होता है, कम होते हैं, पार्शियल मसल्स विल बी अफेक्टेड इन बेल्स पाल्सी एंड फेशियल पैरालिसिस होल वन साइड मसल्स विल बी पैरालाइज्ड। सो हमने पैथोफिजियोलॉजी के बारे में स्टडी किया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ बेल्स पाल्सी। कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशंस हैं जिन्हें हम बेल्स पाल्सी वाले कंडीशन में करेंगे। नाउ डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट देखते हैं कौन कौन से टेस्ट हैं जिन्हें हम बेल्स पाल्सी में वो टेस्ट कराते हैं। तो फर्स्ट वन हम क्या करते हैं, किसी भी मतलब प्रॉब्लम में हम पहले हिस्ट्री लेते हैं, कोई भी डिसीज़ हो, कोई भी कंडीशन हो तो हमें हिस्ट्री लेते हैं। अब हिस्ट्री में क्या क्या, कोई पास्ट बीमारी तो नहीं थी, स्ट्रोक वगैरह, सीवी वगैरह तो नहीं है, ब्रेन ट्यूमर नहीं हुआ, कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, हाइपरटेंशन, डायबिटिक मेलाइटिस, ऐसे कुछ कंडीशन तो नहीं थे, प्रेजेंट में कोई सर्जरी या ऐसा, मतलब प्रेजेंट और पास्ट के दोनों हिस्ट्री लेते हैं, फिर फैमिली हिस्ट्री लेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो ऐसे ओवरऑल पूरी हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या चेक करेंगे बेल्स पाल्सी वाले मरीज में। अब बेल्स पाल्सी के साइन सिम्टम तो आपको जैसे मैंने बताया ही, तो बेल्स पाल्सी वाले मरीज में पहले फेशियल मसल्स क्या होंगे, लूज होंगे, पैरालाइज्ड होंगे, वो स्माइल करेगा तो फेस टेढ़ा हो जाएगा, जो आईलिड हैं वो एलिवेट नहीं कर पाएगा, टोसिस हो जाएगी, सलाइवा का ड्रूलिंग होगा,
आई क्लोज नहीं होंगी प्रॉपर, वो बराबर बोल नहीं पाएगा। तो ऐसे कई सारे फिजिकल एग्जामिनेशन है। रिफ्लेक्सेस जो है प्रेजेंट नहीं होंगे, एबनॉर्मल होंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सारी चीज़ें, जैसे वो खाना खाएगा तो सही से भोजन करेगा तो वो निगल नहीं पाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल एग्जामिनेशन में आती हैं, ये चीज़ें हम असेस करेंगे। फिर और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, एमआरआई हो गया, एमआरआई जो है कराएंगे, और सिटी स्कैन। एबनॉर्मल कोई ब्रेन में एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ट्यूमर तो नहीं है, या कहीं जो है कोई नर्व डैमेज हो रही है, या कोई अक्लूजन, ब्लड क्लॉट, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए एमआरआई कराते हैं, और सिटी स्कैन। उसके बाद ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मसल्स की जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखने के लिए हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी कराते हैं। नेक्स्ट वन स्पाइनल टैप। स्पाइनल टैप क्यों कराएंगे? स्पाइनल टैप इसलिए कराएंगे क्योंकि कहीं मेनिंजाइटिस तो इसका जो है फेशियल पैरालिसिस का कारण तो नहीं है, तो इसको हम डिटेक्ट करने के लिए करा सकते हैं स्पाइनल टैप। लंबार पंचर जो है ये टेस्ट कराएंगे। नेक्स्ट वन, और जीबीएस वाली कंडीशन भी नहीं, गुइलेनबर्ग सिंड्रोम, ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसकी वजह से भी फेशियल पैरालिसिस होते हैं, तो इसको कंफर्म करने कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर, ब्लड टेस्ट कराएंगे। वैसे ब्लड टेस्ट में कोई चीज़ रूल आउट नहीं होता है कि इसको बेल्स पाल्सी कंफर्म हो जाएगा ब्लड टेस्ट से, लेकिन हम डिटेक्ट कराते हैं कुछ चीज़ें, जैसे सीबीसी करा लिया, उसमें टीएलसी वगैरह इंक्रीज मिलेंगे, और एंटीबॉडी टेस्ट करा लिया, एंटीबॉडी में ANCA टेस्ट, ये दोनों एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं कि कोई एंटीबॉडीज़ वाली जो है चीज़ें बॉडी में तो नहीं हो रही हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वन है रूमेटिक अर्थराइटिस, से भी इसको भी हम चेक करा लेते हैं। वैसे इससे कंफर्म नहीं होगा, इसे एग्जैक्ट टेस्ट नहीं है जो रूल आउट कर दे बेल्स पाल्सी को, लेकिन इसको हम कराते हैं कंफर्म करने के लिए। तो ये टेस्ट हैं जो बेल्स पाल्सी वाली कंडीशन में कराएंगे। अब उसके बाद जो है, अब मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से ऐसे मैनेजमेंट हैं, फार्मिकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड अदर मैनेजमेंट कौन कौन से हैं जो हम स्टडी करेंगे। सो आगे देखते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट ऑफ बेल्स पाल्सी, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट का पहला नंबर है कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे। कार्टिकोस्टेरॉइड में मेथाइल प्रेडनिल, हाइड्रो कार्टिसोन एंड डेक्सामेथासोन, ये टेबलेट फॉर्म में भी आती है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आते हैं। नेक्स्ट नंबर, एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल एसाइक्लोविर, ओसेल्टामिर, दीज आर दी एंटीवायरल ड्रग्स जो कि एंटीवायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। डेक्सामेथासोन और ये जो कार्टिकोस्टेरॉइड हैं इन्फ्लामेशन को, और जो भी इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, एलर्जिक रिएक्शन या इन्फ्लामेशन को वो ट्रीट करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट नंबर, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक में एसिटा फिर दे सकते हैं PCM। नेक्स्ट एनएसआईडी। एनएसआईडी में हम पेन को रिलीफ करने के लिए आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन ये दे सकते हैं। आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सिन एनएसआईडी ड्रग्स में आते हैं। तो और एंटीपायरेटिक में एसिटामिनोफेन, फीवर वगैरह आ गया, हेडेक हो रहा, तो उस कंडीशन में आप ये दे सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है इंस्टॉलेशन ऑफ आर्टिफिशियल टीयर।
जैसे कि इस कंडीशन में बेल्स पाल्सी में ड्राइनेस आई हो जाती है, आई एकदम सूखने लगती है एक्सेसिव ट्रेयरिंग की वजह से। तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, एक मेडिसिन आती है, आई ड्रॉप आता है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल टीयर, जिसका केमिकल नेम है हाइड्रोक्सी प्रोपिल मेथाइल सेलुलोज, जो कि ब्रांड नेम उसका है रिफ्रेश टीयर। एक ऐसी आई ड्रॉप है जो आई को मॉइस्चराइजर और मॉइस्ट करती है और ड्राइनेस को ट्रीट करती है। नेक्स्ट नंबर फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी में फेशियल मसाज कराएंगे, फेशियल मसाज, एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी भी उसका उसी तरीके से कराएंगे। तो फेशियल एक्सरसाइज और जो भी एक्सरसाइज हैं जो फेशियल नर्व्स या मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें वो करेंगे। और ज़्यादातर ये हम फिजियोथेरेपिस्ट को उनको मतलब उनको रिफ़र किया जाता है या उनसे कंसल्ट किया जाता है, तो वो इसमें फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट नंबर लेजर थर्मोथेरेपी। इसमें क्या करेंगे, लेजर के द्वारा हीट प्रोवाइड करते हैं, टू प्रोवाइड हीट टू रिलीव पेन। सेम है, हॉट एप्लीकेशन, इसको भी पेन रिड्यूस करने के लिए। पेन रिड्यूस करने के लिए ये हॉट एप्लीकेशन करेंगे। लेजर थर्मोथेरेपी भी जो है पेन के लिए ही करते हैं। तो दीज आर दी मैनेजमेंट ऑफ बेल्स पाल्सी। और अदर मैनेजमेंट में और एक दो पॉइंट हैं, जैसे एडवाइज द पेशेंट chewing the food unaffected साइड। जिस साइड में उसको पैरालिसिस या वीकनेस है उस साइड से वो भोजन को नहीं चबाएगा या नहीं उसे जो है चिविंग करेगा। दूसरे साइड जो ठीक है, जो नॉर्मल पार्ट है, उससे उस साइड से वो फूड को चबाएगा या उसको करेगा। नेक्स्ट वन, तो दीज आर दी मैनेजमेंट ऑफ बेल्स पाल्सी। नेक्स्ट वन नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। और एंटीवायरल की जो ड्रग्स हैं, ये 400 mg बीडी दे सकते हैं और एसाइक्लोविर था ये, मतलब एज पर डॉक्टर एडवाइस वी विल गिव द पेशेंट टू द पेशेंट एज पर डॉक्टर ऑर्डर, बट हमें पता होना चाहिए। नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं। अगर मेरे मरीज हॉस्पिटलाइज है तो मॉनिटर वाइटल साइन, वाइटल्स, प्रॉपर मेडिकेशन देंगे, प्रॉपर मेडिकेशन राइट टाइम, encourage the patient to chew food unaffected side. Next one,
फेशियल मसाज के लिए इनकरेज करेंगे या उसको फेशियल मसाज कराएंगे। encourage the patient to socialization, मतलब लोगों से मिले जुले, एक तरह बैठा ना रहे, जिससे उसको थोड़ा मतलब अच्छा महसूस होगा, अच्छा फील करेगा। और क्योंकि वो बाहर जाना नहीं चाहता, क्योंकि फेशियल उसके ड्रोपिंग हो जाती है, फेस का जो लुक है वो अच्छा नहीं होता, इसलिए वो मतलब बाहर लोगों में नहीं जाना चाहता, तो इसलिए उसको इनकरेज करना है। और साइकोलॉजिकल थेरेपी भी उसको प्रोवाइड कराएंगे। आई ड्रॉप्स को डालेंगे, उसको एडवाइज द पेशेंट यूज आई शील्ड। उसको कभी दिक्कत होती है सोने या ऐसा डिस्कम्फर्ट हो रहा, तो वो आई शील्ड भी लगा सकता है, उसको कंफर्ट फील होगा। तो जनरल नर्सिंग मैनेजमेंट है, जो कि हम बेल्स पाल्सी वाले मरीज में नर्सिंग मैनेजमेंट ये दिस करेंगे इन नर्सिंग मैनेजमेंट को। सो हमारा आज का टॉपिक जो था बेल्स पाल्सी ये कंप्लीट हुआ है, और नेक्स्ट टॉपिक में फिर कोई दूसरा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे। और हमारा वीडियो अगर आप सबको अच्छा लग रहा है, सही है, कंटेंट भी अच्छा है, तो आप शेयर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।